12 जून 2025 भारत की एविएशन हिस्ट्री का वो दिन जो महज एक क्रैश नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम फेलियर का सबूत बन गया। दोपहर 1:31 पर अहमदाबाद के रनवे 23 से एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने अपनी उड़ान भरी। जहाज ने अभी सिर्फ 600 फीट की बुलंदी हासिल की थी कि ठीक 34 सेकंड बाद सब कुछ बिल्कुल साकिन से लगने लगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर बिल्कुल अचानक ही एयरक्राफ्ट अपना कंट्रोल खो बैठा और सिर्फ चंद लम्हों में पूरी रफ्तार के साथ अहमदाबाद के एक मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराया और एक शोला बनकर जमीन से टकरा गया। इस फ्लैट में 242 लोग सवार थे, माँ बाप, बच्चे, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, जो सिर्फ अपनी मंजिलों तक पहुंचना चाहते थे। मगर इनको क्या खबर थी कि दिल दहलाने वाली मौत जमीन पर इनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये था एयर इंडिया फ्लाइट 171 का अंजाम, एक ऐसी अफसोसनाक ट्रेजेडी जो सिर्फ तकदीर का लिखा ही नहीं था बल्कि इसके पीछे छुपी वो ताकतें हैं जिन पर से पर्दा उठने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय वासित। Just under 30 seconds after takeoff, the Air India Boeing 787 Dreamliner carrying 242 passengers suddenly experienced a severe loss of lift. एयर इंडिया का ये ड्रीमलाइनर अपना पहला सफर पेरिस से दिल्ली तक मुकम्मल करता है। ये एक 12 घंटे की लंबी परवाज थी जो बगैर किसी मुश्किल के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करती है। अगली सुबह इसी एयरक्राफ्ट को उसके नेक्स्ट ट्रिपिंग के लिए तैयार किया जाता है जिसका रूट था दिल्ली से अहमदाबाद। इस फ्लाइट में सवार पैसेंजर में से एक थे आकाश वास्ता, जिन्होंने एयरक्राफ्ट में कुछ अजीब चीजें महसूस की। विंग्स फ्लैप बार बार मूव कर रहे थे, एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव था। आकाश ने ये सब कुछ एक शॉर्ट वीडियो में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। जब एयरक्राफ्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा तो यूज पे 34 पर पार्क किया गया। लैंडिंग के बाद पायलट्स ने एक टेक्निकल इशू लॉग बुक में दर्ज किया जिसका ताल्लुक हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की पोजीशन सेंसर से था। मेंटेनेंस टीम ने इंस्पेक्शन के बाद इस फॉल्ट को रिजॉल्व किया और दोपहर 12:10 पर एयरक्राफ्ट को दोबारा अगले सफर के लिए रिलीज कर दिया गया। अगर हम क्रू की बात करें तो फ्लाइट के कमान में थे कैप्टन सुमित सबरवाल, एक सीनियर पायलट जिसके पास 15 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वो अपनी रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब थे। साथ उनके को पायलट के कुंदर थे जिन्होंने 3400 घंटों का एक्सपीरियंस हासिल किया था। दोनों पायलट्स एक रात पहले ही अहमदाबाद पहुंच चुके थे ताकि फ्लाइट से पहले प्रॉपर रेस्ट ले सकें, इसलिए क्रू फटीग की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। सुबह 11:55 पर दोनों पायलट्स का ब्लड लेवल टेस्ट कंडक्ट हुआ जो बिल्कुल क्लियर था। दोपहर 12:35 पर सीसीटीवी फुटेज में दोनों को बोर्डिंग गेट पर देखा गया। एयरक्राफ्ट के टेक्निकल पैरामीटर्स भी विदिन लिमिट थे। 54,200 किलोग्राम फ्यूल भरा गया था जबकि टोटल टेक ऑफ वेट 2,13,000 किलोग्राम था जो 2,18,000 किलोग्राम की मैक्सिमम अलाउड लिमिट के अंदर था। फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, 230 पैसेंजर, 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट। रिफ्यूलिंग में 42 मिनट्स लगे जो रूटीन से थोड़े ज्यादा थे, लेकिन ऑफिशियल के मुताबिक हैवी पे लोड फ्लाइट के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस था। दोपहर 1:31 पर एयरक्राफ्ट ने एक्टिव रनवे की तरफ टैक्सी करना शुरू किया। 1:34 पर अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टेक ऑफ क्लियरेंस मिल गई। 1:38 पर प्री फ्लाइट चेक्स मुकम्मल हुए और किसी भी तरह की वार्निंग या फॉल्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। मौसम साफ था, विजिबिलिटी क्लियर थी और टेम्परेचर ऑपरेशन रेंज के अंदर था। 1:38 पर एयर फ्लाइट AI-171 ने रनवे 23 से अपनी उड़ान भरी और सिर्फ 3 सेकंड बाद एयरक्राफ्ट ने 180 नॉट्स की मैक्सिमम टेक ऑफ स्पीड हासिल। लेकिन हुआ कुछ ये कि टेक ऑफ के फौरन बाद ही दोनों इंजन से फ्यूल कट ऑफ स्विचेस जो आमतौर पर फ्लाइट के दौरान रन पोजीशन में रहते हैं अचानक कट ऑफ मोड में चले गए। सबसे पहले इंजन 1 बंद हुआ और सिर्फ 1 सेकंड बाद इंजन 2 भी खामोश हो गया। फ्यूल सप्लाई पूरी तरह से रुक चुकी थी। जहाज ने बड़ा मुश्किल से 125 फीट की ऊंचाई हासिल की थी, लेकिन उसके बाद ना तो वो और ऊंचा जा सका और ना ही काबू में आ सका। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक सिस्टम पिलर के फौरन बाद कॉकपिट में घंटियों की आवाज गूंज उठी। कैप्टन ने घबराहट में को पायलट से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर को पायलट ने हैरानी से जवाब दिया, मैंने तो नहीं किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ना किसी रिपोर्ट में लिखा गया और ना ही किसी ऑडियो में सामने आया। एयरक्राफ्ट अभी भी एयरपोर्ट बाउंड्री के अंदर हीटा के नीचे गिरने लगा। इंजन बंद होने के बाद एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी बैकअप सिस्टम एक्टिवेट हुआ। रैम एयर टर्बाइन यानी रात अपने आप डिप्लॉय हो गया। ये एक छोटी सी विंड ड्राइवन टर्बाइन होती है जो फ्लाइट के क्रिटिकल मोमेंट में बेसिक पावर और कंट्रोल प्रोवाइड करती है, मगर क्योंकि जहाज ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था इसलिए ये टर्बाइन ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता था। इसी दौरान 17 साल के अरियान अंसारी ने अपनी बिल्डिंग की छत से एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें एयरक्राफ्ट की अनयूजुअल आवाज और रेड क्लियरली नजर आता है। जेट इंजन की यूजुअल गूंज के बजाय ये आवाज किसी प्रोपेलर प्लेन जैसी लग रही थी।
ये तस्दीक थी कि दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और रेड सिस्टम भी एयरक्राफ्ट को चला रहा था, मगर कॉकपिट में तब भी एक डेस्परेट स्ट्रगल जारी थी। पायलट बार बार एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे थे। इंजन फेलियर का सिर्फ 10 सेकंड बाद 1:38 पर उन्होंने पहले इंजन का फ्यूल स्विच वापस ऑन पोजीशन में किया। फिर 4 सेकंड बाद दूसरा इंजन का भी फ्यूल सप्लाई वापस आई। पहला इंजन रीस्टार्ट हो गया, लेकिन दूसरा इंजन फ्यूल फ्लू के बावजूद वापस रीस्टार्ट नहीं हो सका। 1:39 पर पायलट ने एडीसी को मेडे कॉल दी, मगर उस वक्त तक वक्त बहुत कम रह गया था। एडीसी ने फौरन कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं आया। सिर्फ 6 सेकंड बाद 1:39 पर फ्लाइट डाटा रिपोर्ट बंद हो गया। यही वो वक्त था जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। अहमदाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर मेघानी नगर का रेजिडेंशियल एरिया, जहां बीजे मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हॉस्टल था, वहां ये जहाज पुल दफ्तार के साथ जा टकराया। लंच ब्रेक का वक्त था। हॉस्टल की कैंटीन में तकरीबन 35 स्टूडेंट मौजूद थे। अचानक जमीन हिलने लगी जैसे जलजला आया हो। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उस सेकंड में ही हवा में धुआं, आग और चीखों की गूंज छा गई। स्टूडेंट ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदना शुरू किया। हर तरफ बस आग, अफरा तफरी और चीख पुकार थी। क्रैश इतना तबाहकुन था कि सबको लगा कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, मगर इसमें भी एक मौजज़ा छुपा था। 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश सिटीजन जो इमरजेंसी एग्जिट के करीब सीट 11A पर बैठा था। उनका कहना था कि उनकी किस्मत थी कि जहाज का वो हिस्सा क्रैश के वक्त जमीन से थोड़ा अलग हो गया था। वहां से उन्होंने एग्जिट डोर ओपन किया और नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। उनके मुताबिक क्रैश से कुछ सेकंड पहले एयरक्राफ्ट के अंदर एक जोर का झटका लगा और उसके बाद लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ये शोर एक्सपर्ट के कहने के मुताबिक रेड डिप्लॉय होने की आवाज थी, जो एयरक्राफ्ट का आखिरी इमरजेंसी पावर सोर्स था। लेकिन उस वक्त तक सब कुछ खत्म हो चुका था। फ्लाइट AI-171 क्रैश हो चुकी थी। आसमान में सिर्फ एक आग का गुब्बारा रह गया था, मगर असल हमला तो उसके बाद उठा था। 11 जुलाई 2025 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट ने पूरी एविएशन दुनिया को हिला कर रख दिया। सबसे पहले ये वाज़ेह हुआ कि दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विचेस किसी टेक्निकल फॉल्ट से नहीं, बल्कि मैनुअल तौर पर कट ऑफ पोजीशन में किए गए थे, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड के पल से। यानी इंजन फेलियर कोई ग्लिच नहीं था, बल्कि किसी शख्स का एक्शन का नतीजा था। लेकिन सबसे हैरत की बात ये थी कि कॉकपिट रिकॉर्डर में सिर्फ एक जुमला रिकॉर्ड हुआ था, बाकी तमाम कन्वर्सेशन गायब थी। न जाने वो क्यों रिकॉर्ड ही नहीं हुई, या फिर किसी ने जानबूझकर उसे छुपा लिया। ये वो पॉइंट था जहाँ से स्पेकुलेशन शुरू हुई। एविएशन एक्सपर्ट और मीडिया के दरमियान एक थ्योरी ने जन्म लिया। क्या ये क्रैश किसी पायलट की जानबूझकर की गई हरकत का अंजाम थी? मगर फिर सवाल ये भी उठता है, अगर वाकई ऐसा था तो फ्यूल स्विचेस कुछ सेकंड बाद दोबारा ऑन क्यों किए गए? अगर किसी ने एयरक्राफ्ट क्रैश करना ही था तो इंजन रिस्टार्ट करने की कोशिश का क्या मतलब? दोनों पायलट का रिकॉर्ड साफ था, उनकी मेंटल हेल्थ नॉर्मल थी और प्री फ्लाइट टेस्ट भी क्लियर थे। कैप्टन सुमित अपने रिटायरमेंट से सिर्फ चंद महीने दूर थे। वो पायलट के लिए भी एक ट्रेन और डिसिप्लिन ऑफिसर थे। दोनों पायलट ने फ्लाइट से पहले प्रॉपर टेस्ट लिया था। फिर नजरवे सिस्टम पर क्या कोई मैकेनिकल डिजाइन फॉल्ट था जो किसी ने नजरअंदाज किया? फ्यूल कट ऑफ स्विचेस आम कंट्रोल नहीं होते, इनमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। पहले उन्हें पुल करना पड़ता है, फिर उनका पोजीशन चेंज होता है। एक्सीडेंटली हाथ लगने से ये एक्टिवेट नहीं होते, और दोनों स्विचेस का सिर्फ 1 सेकंड के गैप से बंद होना मैनुअली मुश्किल लगता है। यहाँ से केस और भी पेचीदा हो गया और फिर एक पुरानी टेक्निकल वार्निंग सामने आई। 2018 में FAA ने एक बुलेटिन जारी किया था जिसमें बोइंग 787 और 737 एयरक्राफ्ट के फ्यूल स्विचेस में एक डिजाइन फ्लॉ की निशानदेही की गई थी। बुलेटिन के मुताबिक कुछ सिचुएशन में स्विच बिना पुल किए भी अपनी पोजीशन बदल सकता था। FAA ने एयरलाइंस को इंस्पेक्शन रिकमेंड की, मगर ये मैंडेटरी नहीं की गई थी। एयर इंडिया ने ये इंस्पेक्शन नहीं करवाई और ये लापरवाही आज एक बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील हो गई। मगर बात यही खत्म नहीं होती। ये बोइंग ड्रीमलाइनर मॉडल पहले ही काफी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रह चुका है। 2013 में लिथियम आयन बैटरीज का इशू के बाद ग्लोबली इसे ग्राउंड करना पड़ा था। बोइंग के चार्लेसन फैक्ट्री में काम करने वाले कई एम्प्लॉयज ने क्लेम किया है कि प्रोडक्शन के दौरान सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया। जॉन मर्डन, जो बोइंग के फॉर्मर क्वालिटी मैनेजर थे, उन्होंने 2019 में ये कह दिया था कि अगर ये लापरवाही जारी रही तो अगले 10-12 साल में कोई मेजर क्रैश होगा। AI-171 तो ये एयरक्राफ्ट एग्जैक्टली 11 साल पुराना था। सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि 2012 और 2013 के दरमियान बोइंग ने एयर इंडिया को जो 11 ड्रीमलाइनर्स दिए थे, उनमें से 6 रिपोर्ट भी डिफेक्टिव थे। एक बोइंग एम्प्लॉय ने इस वक्त कहा था, ये प्लेन अमेरिका में नहीं रहेंगे, सब बाहर भेजे जा रहे हैं। उस वक्त ये बात एक जोक लगती थी, लेकिन आज वो जोक एक खौफनाक सच बन गया है। एक छोटी सी डिजाइन फ्लो, एक इग्नोर की गई इंस्पेक्शन और एक डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें 2.1 जिंदगियां एक पल में मिट्टी में मिल गई। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी सवाल बाकी है और जवाबों की तलाश जारी है। 11 जुलाई को जारी होने वाली प्रीलिमिनरी रिपोर्ट सिर्फ शुरुआत थी। असली सच्चाई तो उस फाइनल रिपोर्ट में होगी जो 1 साल बाद आएगी। लेकिन अभी के लिए भी एक सवाल हर जुबान पर है,
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सिर्फ एक लाइन की बताई गई। पूरी कन्वर्सेशन कहाँ है? अगर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट है तो इतना इनकम्प्लीट डाटा क्यों दिया गया? एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट पर अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उनका कहना है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन पायलट एरर पर फोकस करके एक बायस नैरेटिव तैयार कर रही है। बोइंग जिसका नाम इस हादसे में रिपीटेडली आया, उसका स्टॉक फ्लैश के बाद भी फिर से आया हो गया। ऐसा लगता है जैसे मार्केट ने फैसला सुना दिया हो कि बोइंग की कोई गलती नहीं है, मगर असल में सवाल बोइंग से भी ज्यादा एयर इंडिया की मेंटेनेंस प्रैक्टिस पर उठते हैं। ये वही एयरक्राफ्ट था जो 2021 में फ्यूल लीक के सबब तुर्की में इमरजेंसी लैंडिंग पर मजबूर हो गया था। टाटा ग्रुप के टेक ओवर के बाद उम्मीद थी कि सेफ्टी स्टैंडर्ड बेटर होंगे, लेकिन असल में प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ गई। मई 2024 में फटीग से तंग आकर 300 से ज्यादा क्रू मेंबर्स ने मास सीक लिया और जुलाई 2023 में DGCA ऑडिट एक्सपोज किया कि एयर इंडिया फेक सेफ्टी रिपोर्ट सबमिट कर रहा था। मगर टेक्निकल फॉल्ट और कॉर्पोरेट करप्शन के दरमियान एक सबसे अहम चीज हम भूल जाते हैं, इंसानी जिंदगी की कीमत। वो 270 से ज्यादा फैमिली जो इस हादसे में बिखर गई, BJ मेडिकल कॉलेज के वो स्टूडेंट जो सिर्फ लंच कर रहे थे, वो पैसेंजर जो लंदन की तरफ रवाना होने के लिए एक्साइटेड थे, सबके सपने एक पल में राख बन गए। इस हादसे में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लेवल पर फेलियर नजर आते हैं। बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉस, एयर इंडिया की लैक मेंटेनेंस, रेगुलेटर की साइलेंस और हो सकता है इंसानी गलती भी। जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती, जब तक कॉकपिट का पूरा सच सामने नहीं आता, तब तक ये एक मिस्ट्री बना रहेगा। स्पेकुलेशन होती रहेगी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहेगी, मगर एक बात तो तय है, अगर एविएशन इंडस्ट्री ने अब भी अपनी आंखें बंद रखी तो इस तरह के क्रैशेस को मुस्तकबिल का हिस्सा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब तक असल सच सामने नहीं आता, तब तक हर उड़ान एक सवाल है, हर रनवे एक खौफ और हर कॉकपिट एक राज ही रहेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और असल हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।